अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास ओस्टियोआर्थराइटिस है। जिस तरह रोमेटॉइड आर्थराइटिस में एक मिडिल एज्ड फीमेल आती थी विद सिमेट्री, छोटे जोड़ों में दर्द सिमेट्रिकली विद मॉर्निंग स्टिफनेस ऑफ मोर देन 1 आवर, हाँ जी डिफॉर्मिटीज उसमें डेवलप हुई होती थी या हो जाती थी। उसी तरह ओस्टियोआर्थराइटिस में जब एक पेशेंट आएगी तो ये भी यूजुअली फीमेल होगी, ये भी फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ये ओबीस होगी। और इसके कौन से जोड़ों में दर्द होगा? वेट बियरिंग जॉइंट, जिन पे वजन पड़ रहा है। वजन आपके पूरे जिस्म का घुटने की नी पे पड़ रहा है ना, तो नी की जो जॉइंट है इसमें इन लोगों की वो होगी। तो वेट बियरिंग जो जॉइंट्स हैं जैसे नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, यूजुअली ये इनको अफेक्ट करता है। ये भी एक आर्थराइटिस है, लेकिन ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस नहीं, इन्फ्लेमेशन की वजह से नहीं हुआ जिस तरह रोमेटॉइड आर्थराइटिस था। ये एक डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है। डिजेनरेटिव कंडीशन उस कंडीशन को कहते हैं जो उम्र के साथ होती हैं, ज़्यादा प्रेशर की वजह से होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा पैदल चलता है तो उसके जो एड़ियाँ होती हैं, जो पाँव के वो होते हैं, तलवे होते हैं, ये क्रैक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं ना। किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा इस्तेमाल करो तो वो घिस जाती है। तो ये जो घिस जाना है ये डिजेनरेटिव कंडीशन है। तो ओस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, एज के साथ होती हैं, ज़्यादा इस्तेमाल से होती हैं। यहाँ पे ये आर्थराइटिस हैं तो ये ज़्यादा इस्तेमाल से, ज़्यादा वज़न डालने से, वेट बियरिंग जॉइंट के अंदर यानी जिनके ऊपर वज़न पड़ा हुआ है, जैसे नी जॉइंट मिसाल के तौर पर, या हिप जॉइंट, उनमें ये होती है। तो ये डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। डिजेनरेटिव चेंजेस उसमें आ जाती हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता लॉस होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज का तो पता है ना कि लेट सपोज ये एक बोन है, ये रेड, तो इस बोन के ऊपर जहाँ पे ये बोन और ये बोन एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे इनके सरफेसिस के ऊपर एक कार्टिलेज होती है जिसको हम क्या कहते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो जब एक बंदा है आर्टिकुलर कार्टिलेज, उसका वज़न ज़्यादा है, तो ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज हैं, ये जॉइंट जब एक दूसरे मतलब इस तरह होता है और ऊपर से वज़न ज़्यादा पड़ा हुआ हो, चेंजेस आ जाती हैं। ये जब ख़राब होता है तो ये जॉइंट इसके साथ ख़राब हो जाता है, यानी ओस्टियोआर्थराइटिस। पहले हम टाइप्स ये आपने याद नहीं करनी, बस सिर्फ आपको इतना पता हो किसी और बीमारी नहीं है, किसी और बीमारी की गैर मौजूदगी में ओस्टियोआर्थराइटिस हो गया तो ये प्राइमरी है। और अगर किसी प्राइमरी में कोई अंडरलाइंग डिजीज़ नहीं होती जो आम हम देखते हैं, फीमेल होगी, यूजुअली फीमेल टू मेल रेशियो, और ओबीस होगी, मोटी होगी। जितना ज़्यादा वज़न उतना ज़्यादा जो वेट बियरिंग जॉइंट है उनके ऊपर ज़्यादा वज़न आएगा, उतनी ज़्यादा डिजेनरेशन होगी, उतना ज़्यादा ये कार्टिलेज डैमेज होगा, उतनी ज़्यादा आर्थराइटिस होगी। सेकेंडरी ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय इन दो के, और वो दो क्या है? ट्रामेटिक, कंजेनिटल और डायबिटीज मेलाइटिस। ट्रामेटिक क्या मतलब? एक बंदा है, उसका एक्सीडेंट हो गया और इस जोड़ पे जोर आ गया, ट्रामा हो गया, तो इस ट्रामा के नतीजे में भी ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। इसी तरह डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में भी ओस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क ज़्यादा होता है। कंजेनिटली, पैदाइश से ही, तो ये आपके पास, बस सिर्फ ये आपको जनरल आइडिया हो, ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये पेपर में नहीं आती, पैथोजेनेसिस नहीं आती कि ये क्यों होता है। बस आपको सिर्फ इतना पता हो कि ये एक डिजेनरेटिव कंडीशन है, एज के साथ होती हैं। अगर ज़्यादा वज़न पड़ा हुआ हो जॉइंट पे तो रिस्क ज़्यादा होता है, चांस ज़्यादा होता है। लेकिन सिर्फ जनरली आपको पैथोजेनेसिस का पता हो कि एक आपके पास बायोमेडिकल थ्योरी है, एक बायोकेमिकल थ्योरी है। बायोमैकेनिकल थ्योरी और बायोकेमिकल, मैकेनिकल में क्या है? वही कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज हैं ये इसके ऊपर जब बहुत ज़्यादा वज़न आप रखते हो वेट बियरिंग जॉइंट्स में, तो इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? इंजरीज होते हैं। ये जगह जगह से क्या होता है?
इंजर्ड होता है। कौन? ये आर्टिकुलर कार्टिलेज। फिर क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। बायोकेमिकल थ्योरी क्या कहती हैं? बायोकेमिकल थ्योरी ये कहती हैं कि मतलब नॉर्मली हमारे बोन के अंदर रिमॉल्डिंग हो रही होती है, यानी बोन बन भी रहा है, टूट भी रहा है, बन भी रहा है, टूट भी रहा है, बन भी रहा है, टूट भी रहा है, ये रिमॉडलिंग है। लेकिन जैसी एज ज़्यादा होती हैं तो ये जो रिमॉडलिंग का प्रोसेस है ये सही तरीके से नहीं हो पाता। बोन की और कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन जितनी होती हैं उतनी स्पीड से नया बोन, नया कार्टिलेज नहीं बनता। तो बहरहाल ये भी एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। दोनों में होता क्या है, क्रैक्स पड़ जाते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज में, ये जो क्रैक्स पड़े, ठीक है। अब ये जो क्रैक्स जब पड़ जाते हैं तो यहाँ पे जॉइंट के अंदर क्या है, जॉइंट के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? यहाँ पे साइनावियल फ्लूइड होता है। ये स्पेस साइनावियल स्पेस है, इसके अंदर साइनावियल फ्लूइड होता है। तो ये साइनावियल फ्लूइड अंदर सीप इन करता है, यानी अंदर घुसता है। तो ये जब अंदर घुसता है साइनावियल फ्लूइड कार्टिलेज के मैट्रिक्स में, तो ये अंदर क्या करता है, कार्टिलेज की डिसइंटीग्रेशन करता है। और जब कार्टिलेज आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर जब ये साइनावियल फ्लूइड घुस गया तो कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। और कार्टिलेज के जो सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम, वो इस आर्टिकुलर कार्टिलेज को मज़ीद डैमेज कर देते हैं। तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है मज़ीद डैमेज हो जाता है, ठीक है। अब देखो, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जब डैमेज हो गया, अब ये बोन और ये बोन, इनके दरमियान तो आर्टिकुलर कार्टिलेज थी, अब तो वो डैमेज हो गया। तो अब ये बोन डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लगेंगी या नहीं लगेंगी? पहले तो इनके दरमियान एक आर्टिकुलर कार्टिलेज था स्पंज की तरह, अब वो तो है नहीं। तो अब ये हड्डियां एक दूसरे के साथ लगेंगी, जिसकी वजह से वियरिंग एंड टियरिंग होगी, डीजेनरेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन बिटवीन द बोन ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हड्डियाँ एक दूसरे के साथ लग रही हैं। इसके नतीजे में ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट होंगे इन हड्डियों में। ये जो बोन है ना, यहाँ पे बोन के जो सेल्स हैं, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, ये क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। और ऑस्टियोब्लास्ट जब एक्टिवेट होंगे, ब्लास्ट कौन से सेल्स हैं, बोन को बनाने वाले, ऑस्टियोक्लास्ट तोड़ने वाले, ब्लास्ट बनाने। तो जब ऑस्टियोब्लास्ट यानी बनाने वाले सेल्स एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, जो बोन के एंड्स हैं, यानी जहाँ पे बोन एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, इस हड्डी का ये एंड है, इस हड्डी का ये एंड है, तो इन एंड्स पे यानी यहाँ पे मिनरलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, मिनरलाइजेशन करते हैं, कैल्शियम की, विटामिन डी की, फास्फेट की डिपोजिशन करते हैं इनटू द बोन, इसको कहते हैं मिनरलाइजेशन। तो यहाँ पे मिनरलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी। और जब मिनरलाइजेशन ज़्यादा होगी ना, ये एक्सरे में आपको नज़र आएगी। कैसे? सबकॉन्ड्रल बोनी स्क्लेरोसिस। सबकॉन्ड्रल मीन कार्टिलेज के नीचे, कॉन्ड्रो मीन कार्टिलेज, तो सबकॉन्ड्रल मीन कार्टिलेज के नीचे जो बोन है उसकी स्क्लेरोसिस। अब ये देखो, ये यहाँ पे कार्टिलेज होती है ना, ये यहाँ पे कार्टिलेज होती है ना, जो अब वो है नहीं, वो तो उड़ गई है, वो तो डैमेज हो गई है। ये जो एरिया है बोन का, ये बिल्कुल कार्टिलेज के नीचे वाला एरिया है ना, तो इसमें ये वाइट आपको नजर आ रहा है, ये वाइट, ये सबकॉन्ड्रल बोनी स्क्लेरोसिस। सबकॉन्ड्रल मीन कार्टिलेज के नीचे स्क्लेरोसिस हो गई। समझाइए नहीं है? इसके अलावा क्या होगा, ऑस्टियोब्लास्ट जब एक्टिवेट होंगे तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो न्यू बोन की भी फॉर्मेशन करेंगे। तो न्यू बोन को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोफाइट। तो ये देखो आप, ये देख रहे हो, ये नॉर्मली तो ये बोन इस तरह था ना, ये अब ये जो है ना, ये मैं अब इसको इरेज करूंगा, देखो ये इजाफी बोन आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल। ये ऑस्टियोफाइट है, ये तो ये ऑस्टियोफाइट्स बन गए। सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस हो गई, यानी कार्टिलेज के जस्ट नीचे जो है जगह क्या हो गई, वाइट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मिनरलाइजेशन ज़्यादा हो गई है, कैल्शियम, फास्फेट, विटामिन डी ये डिपॉजिट हो गया, इसलिए ये वाइट नजर, जितना ज़्यादा कैल्शियम होगा उतना वो जगह वाइट नजर आएगी। तो ये जो सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस यानी कार्टिलेज के जस्ट नीचे स्क्लेरोसिस हो गई है, ये
मिनरलाइजेशन की वजह से हुआ। और ये जो ओस्टियोफाइट बने हैं ये किस वजह से बने हैं? न्यू बोन फॉर्मेशन से। स्क्लेरोसिस में तो जो ऑलरेडी बोन थी उसके अंदर मिनरलाइजेशन हो गई, कोई और नई बोन बनी, न्यू बोन नहीं बनी। जो बोन थी उसके अंदर क्या हो गई है? मिनरलाइजेशन, इसलिए ये वाइट हो गया है। और ओस्टियोफाइट में क्या हो गया? नया बोन बन गया। समझ नहीं आई आपको? तो ये हो गया आपके पास ये। तो क्लिनिकल फीचर जैसे मैंने आपको बताया कि एक मिडिल एज फीमेल होगी, यूजुअली मेल में भी हो सकता है, फीमेल टू मेल रेशियो 3:1 है, और ओबीस होगी और नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होगी। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में क्या था? इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी? मॉर्निंग स्टिफनेस होती थी। यस, मॉर्निंग स्टिफनेस। कितनी ज्यादा? कितनी ज्यादा? 1 घंटे से ज्यादा। 1 घंटे या 45 मिनट 30 मिनट। 1 घंटा याद रखो। और क्या था इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में? इवनिंग में पीरियड ठीक हो। नहीं, वो तो ठीक है। और क्या था? मॉर्निंग स्टिफनेस थी। मॉर्निंग स्टिफनेस थी। और क्या था? रिजिड थी। नहीं, रिजिड तो वो स्टिफनेस में आ गया ना। और क्या था? मॉर्निंग स्टिफनेस के अलावा उसमें इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस थी ना, तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रेज होते थे, ईएसआर, सीआरपी नॉर्मल है उसमें। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस थी तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हो सकते थे, जैसे फीवर, मलेज, प्लाना, डमकाना। हाँ जी। तो ये तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस नहीं है, ये तो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है। तो अगर आपको वो कहे कि एक मिडिल एज फीमेल हैं जो कि ओबीस हैं और उसको जॉइंट्स के अंदर पेन हो रही हैं जो कि एसिमेट्रिकल है और मॉर्निंग स्टिफनेस भी हैं, लेकिन वो 15 मिनट हैं या 10 मिनट हैं या 20 मिनट, 1 घंटे से कम है, और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नॉर्मल हैं, और ये पेन इसको कौन सी जॉइंट्स में हो रही है? जो वेट बियरिंग जॉइंट, जिन पे वजन ज्यादा हो, जैसे नी जॉइंट, घुटना। तो समझ जाओ ये किसकी बात हो रही है? ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात हो रही है। ये इंसीडियस ऑनसेट हो जाहिर है, क्योंकि जो डिजेनरेशन का प्रोसेस है ये 1 दिन में तो नहीं होता है ना, ये तो आराम से होता है। तो आराम से इसके सिम्टम्स आते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स इसमें नहीं होंगे, क्योंकि ये तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम जैसे फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, वो तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में होता था। ये तो इन्फ्लेमेटरी नहीं है, ये तो डिजेनरेटिव है। मॉर्निंग स्टिफनेस होगी लेकिन लेस देन 1 आवर होगी, ठीक है। तो जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस था वो इन्फ्लेमेटरी यानी मॉर्निंग में पेन ज्यादा, इवनिंग में कम, जबकि जो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस यानी ओस्टियोआर्थराइटिस वो मॉर्निंग में कम, इवनिंग में ज्यादा। तो एक मिडिल एज फीमेल जिसका वजन भी ज्यादा है, उसके वेट बेयरिंग जॉइंट जैसे यूजुअली घुटनों में दर्द हो रहा है या हिप में दर्द हो रहा है, और कहती हैं कि सुबह तो गुजारा होता है लेकिन जब सारा दिन काम करती हूँ तो शाम को दर्द बहुत ज्यादा होती हैं। समझ जाओ किसकी बात हो रही है? ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है उसमें मॉर्निंग में ज्यादा पेन होती है, इन्फ्लेमेटरी मॉर्निंग में ज्यादा पेन, इवनिंग में कम पेन। डिजेनरेटिव आर्थराइटिस जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में मॉर्निंग में कम पेन, इवनिंग में ज्यादा पेन। तो बहरहाल ये हो गया। आप जब ये ना एग्जामिनेशन आप याद ना करो, लेकिन जनरली आपको आइडिया हो कि नया बोन बना है ना, सही नया बोन बना है, ओस्टियोफाइट्स बने हैं, सबकॉन्टल स्क्लेरोसिस हुई है, डिजेनरेशन का प्रोसेस है, तो स्वेलिंग तो होगी, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन की वजह से तो नहीं है ना, इसलिए रेडनेस नहीं होगी। इन्फ्लेमेशन तो रेडनेस तो इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे होती है, ये तो इन्फ्लेमेशन नहीं है ना, तो रेडनेस नहीं होगी, ठीक है। टेंडरनेस नहीं होगी, आप दबाओगे तो दर्द नहीं होगा, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा, मतलब इन जगहों पे आप हाथ लगाओगे तो ये गर्म नहीं होंगी, वार्म नहीं होंगी, ठीक है। एक हाल मार्क ये याद रखो कि जब आप इसको कहोगे ना कि अपना जॉइंट इस तरह करो और आपने यहाँ पे हाथ रखा हुआ हो, तो आपको कड़ इस तरह की क्रेपाइटस आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है, क्रैकलिंग साउंड्स आपको ये ना। क्लियर हो गया? अब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो ये 2 नोड्स आपको पता होने चाहिए। देखो लेट सपोज ये आपकी उंगली है ना, ये नेल है, ये DIP जॉइंट है, ये PIP जॉइंट है, हाँ। तो इन लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में आप जब हाथ की उंगलियां देखोगे ना तो इसमें 2 किस्म के नोड्स होते हैं, एक है हेबर्डन नोड्स और दूसरा क्या है? बुशार्ड नोड्स।
हेबर्डन और बुशार्ड, ये नोड्स होंगे ना यहाँ पे, इस तरह यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको छोटे छोटे नोड्स नजर आएंगे। सही। अब ये जो हेबर्डन और बुशार्ड, इसको आप इस तरह याद रखो, मैं इसको इस तरह याद रखूँगा कि HD को BP हैं, हॉस्पिटल डायरेक्टर को BP हैं, तो HD से क्या, H से हेबर्डन, यानी हेबर्डन कौन से जॉइंट पे होते हैं, हेबर्डन नोड्स DIP पे, और B से बुशार्ड, बुशार्ड कौन से पे होते हैं, PIP। तो ये आपका DIP है ना, ये PIP, अच्छा सही है, ये नाखून है ना, तो नाखून के नज़दीक DIP, ये PIP। तो ये जो हेबर्डन है यानी जो DIP पे हैं, यहाँ पे आपको इस तरह के नोड्स, ये हेबर्डन नोड, हेबर्डन DIP पे होते हैं, बुशार्ड PIP पे होते हैं। ठीक है, ये नोड्स आपको बाहर नजर आएंगे। क्लियर हो गया। ये चूंकि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस तो नहीं है ना, तो इसलिए इन लोगों का CBC नॉर्मल होगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन तो नहीं है ना। इन्फ्लेमेटरी मार्कर जैसे ESR CRP नॉर्मल होंगे। रोमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस में था, वो नेगेटिव होगा इनमें। इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल होंगे, विटामिन D, PTH, कैल्शियम नॉर्मल होंगे, लैब सारी नॉर्मल होंगी, क्योंकि ये एक डीजेनरेटिव प्रोसेस है। अब आप इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस का अगर आपसे पूछे तो वो एक्सरे, तो जो एक्सरे है ना, एक्सरे की फीचर आपने LOSS लास्ट से याद रखने हैं। L से क्या है, लास्ट ऑफ जॉइंट स्पेस। देखो आप, अगर आप देखो ना, इस साइड पे जॉइंट स्पेस कितना है और इस साइड पे कितना है, तो ये नॉर्मल जॉइंट स्पेस है, और ये जॉइंट स्पेस यहाँ पे कम हुई या नहीं हुई। तो एक चीज क्या है, लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस। O से ओस्टियोफाइट्स, ये जो न्यू बोन बनी है। S से सबकॉन्ड्रल बोनी स्क्लेरोसिस, ये देखो ये जगह वाइट हो गई है ना, ये यानी कार्टिलेज से जस्ट नीचे, यानी सबकॉन्ड्रल बोन जो है ये स्क्लेरोस हो गई, वाइट हो गई ड्यू टू मिनरलाइजेशन। और अगले S से हैं सबकॉन्ड्रल सिस्ट, ये देख रहे हो, ये कार्टिलेज है ना, ये कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज से नीचे ये देख रहे हो, ये वाला ये ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का देख रहे हो, ये सबकॉन्ड्रल सिस्ट हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सरे पे ये फीचर हैं, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन लोगों का एक्सरे। हमारे पास एक्सरे आएगा, हम देखेंगे लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस है। देखो एक क्विक वो, हमारे पास एक मिडिल एज ओबीस फीमेल आएगी जिसके घुटनों में या हिप में दर्द होगा, वेट बियरिंग जॉइंट में, हम उसका एक्सरे करवाएंगे। पहले उसके सिम्टम, डॉक्टर साहब सुबह तो गुजारा होता है लेकिन शाम को दर्द बहुत ज़्यादा होती है, यानी इस्तेमाल से दर्द ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसके लिए आप जब मुआयना करोगे तो आपको बोन के अंदर क्रेपाइटिस कड़क कड़क की आवाज़ें सुनाई देंगी, आप जब जॉइंट को इस तरह करो। बुशार्ड और हेबर्डन नोड्स आपको यहाँ पे PIP और DIP पे नजर आएंगे, वो आपने HD को BP है से याद रखना है। आप इन्फ्लेमेटरी मार्कर सारे नॉर्मल होंगे, CBC नॉर्मल होंगे, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस नहीं है। तो आप एक्सरे करवाओगे जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, उसमें आपको लॉस नजर आएगा, LOSS, लॉस ऑफ आर्टिकुलर स्पेस, लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस। O से ओस्टियोफाइट्स यानी न्यू बोन फॉर्मेशन, S से सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस, और अगले S से सबकॉन्ड्रल सिस्ट। अब मैनेजमेंट की तरफ आते हैं, तो एक तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, दर्द है ना तो पेन किलर, और एक है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट। दर्द की दवाइयों से फर्क नहीं पड़ रहा है, या दर्द की दवाइयाँ एक बंदा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उसके साइड इफेक्ट्स हैं, तो उसके लिए फिर हम जॉइंट रिप्लेस करते हैं। हम क्या करते हैं, एक दूसरा जॉइंट लगाते हैं। अब ये दूसरा जॉइंट प्रोस्थेटिक भी हो सकता है, यानी कारखाने में बना हुआ, और कैडेवेरिक भी हो सकता है, यानी मुर्दे से लिया हुआ। लेकिन कैडेवेरिक तो ये हम यूज नहीं करते, यूजुअली हम प्रोस्थेटिक लगाते हैं। सिलिकॉन का बना हुआ एक मसनूई जॉइंट वो यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, लाइफ इसकी 10 ईयर नहीं है, आप ये आपसे पूछेगा नहीं ये कितनी ईयर है, बस सिर्फ आपको जनरल आइडिया होना। जनरल मेजर में चूंकि ये होता किस वजह से,
ये ज्यादातर वेट लॉस, तो आप वेट ज्यादा होना तो आप वेट लॉस का वो करोगे, फिजियोथेरेपी का करोगे। बिल्कुल। वेट लॉस इज द बेस्ट एडवाइस दैट यू वुड गिव टू द पेशेंट, ठीक है। इसके अलावा पेन किलर आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है, जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है और हैंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, सही, इनके लिए फर्स्ट लाइन क्या है, टॉपिकल एनसेड, जैसे ब्रूफिन की क्रीम, ऑइंट, डिक्लोफेनेक का ऑइंट, इन्हें ऊपर लगाने वाला, बिल्कुल, ठीक है, हाथ और जोड़ों पे, नी पे, नी। इसमें जो फर्स्ट लाइन है आपके पास क्या है, टॉपिकल एनसेड। इसके अलावा जो बाकी हैं जैसे हिप का अगर है तो आप हिप के ऊपर आप कहाँ पे टॉपिकल लगाओगे, ये तो बहुत बड़ा एरिया है ना। तो इनमें फिर हम अदर जॉइंट में फर्स्ट लाइन क्या है, ओरल एनसेड। सही। नी और हैंड में सेकंड लाइन आपके पास ओरल एनसेड है। नी आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या हैंड ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप तो पहले टॉपिकल लगाने की कोशिश करोगे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर ओरल एनसेड। जब बाकी जॉइंट्स हैं उनमें आप फर्स्ट लाइन ही आपके पास ओरल एनसेड। समझ नहीं आई आपको? इसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हो? इसके अलावा आप इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड यूज कर सकते हो। जैसे अगर नी जॉइंट है तो इसके अंदर आप स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा दो, तो स्टेरॉइड भी एज ए पेन किलर काम करेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकेगा नहीं, बस एज ए पेन किलर काम करेगा। और ये एज ए पेन किलर 2 हफ्ते से 2 महीने तक, मतलब इसका आपने कहना है कि भाई मैं ये लगा तो रहा हूँ लेकिन इसका असर अगर ज्यादा से ज्यादा कम से कम 2 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, तो आप इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड यूज करो। ओरल स्टेरॉइड कभी भी आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में नहीं देते, इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड। इसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हो, पैरास्टामोल और वीक ओपियोइड्स जैसे कोडेन। कोडेन एक ओपियोइड है, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो। बस सिर्फ ये मेडिकेशन है आपके पास, उसकी स्ट्रांग ओपियोइड आप यूज नहीं कर सकते। बाकी ये जो ताकत की दवाइयाँ होती हैं जो कि ऑर्थोपेडिक्स वाले देते हैं पैसे कमाने के लिए, ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्रोटान सल्फेट, इनका कोई रोल नहीं है, ये बहुत महंगी भी होती हैं, तो ये हम नहीं देते, ठीक है। सही समझ आया। तो ये आपने इस तरह ये याद रखना, ओरल स्टेरॉइड नहीं, इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन जॉइंट के अंदर। तो ये आपके पास ऑस्टियोआर्थराइटिस था, ठीक है। सही।